हमारी जो पॉलिसी है उससे अलग प्रश्न है। हमारी पॉलिसी है आत्मसमर्पण की। जब आप आत्मसमर्पण करते हैं तो आपकी एक विचारधारा है कि अब आप इससे मोह भंग हो गया और इसके बाद में आप इस विचारधारा में नहीं रहना चाहते। अब सरकार आपके लिए कुछ करे जिससे कि आप सामान्य जीवन यापन कर लें। तो आत्मसमर्पण करने के साथ ही ये पुनर्वास नीति का ये जो नीति है वो कार्यरत है। आपने प्रश्न पूछा कि नॉर्मली जो कोई नक्सल जेल में गया, सज़ा काट लिया, सज़ा काटने के बाद में उसको वो अपना जीवन यापन करना चाह रहा है, उसके लिए कोई व्यवस्था है कि नहीं। तो मुझे देखना पड़ेगा कि नीति के किसी जगह पर इसका कोई स्कोप है कि नहीं, तब मैं आपको बताऊँ। नियमित प्रेस वार्ता में आपका स्वागत है। कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं जिसमें आपके सामने मैं अपनी बात रखूँगा। सबसे पहला विषय मैं रखूँगा सरकार के आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति के तहत योजना का लाभ देने की जो बात पिछली बार हुई थी उस पर मद्य निषेध प्रभाग के द्वारा जो कार्रवाई की गई है, भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो पुलिस की कार्रवाई की गई है, तीसरा, और उसके अलावा जो है 2-3 जो घटनाएं हुई हैं और जो अपराध कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है उसके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं राज्य सरकार के नक्सलियों के विरुद्ध आत्मसमर्पण सह पुनर्वास नीति के तहत जो योजनाएं चलती हैं उसके बारे में जानकारी देंगे। और अभी इधर कल ही एक बैठक हुई है, उस बैठक में इनको करीब 20 लाख से ऊपर की राशि का इनको प्रोत्साहन राशि दी गई है, उसके बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिहार सरकार की आत्मसमर्पण सह पुनर्वासन योजना के अंतर्गत नक्सलियों के उच्च श्रेणी के आत्मसमर्पण पर 5 लाख रुपए और अन्य श्रेणी के नक्सलियों के आत्मसमर्पण पर 2.5 लाख रुपए दिए जाने की व्यवस्था है। उस नीति के तहत अगर वो हथियारों के साथ सरेंडर करते हैं तो अलग अलग इंसेंटिव है, हथियार के प्रकार और कारतूसों पर भी है, कितने कारतूस समर्पण किया उसकी अलग इंसेंटिव उनको दिया जाता है। इस योजना का जो लाभ मिलता है उसके तहत जो नक्सली सरेंडर करते हैं वो पहले पुनर्वास केंद्र में रहते हैं। उस पुनर्वास केंद्र में उनको रुचि और योग्यता के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाता है कि वो ट्रेन हो जाएं। जैसे कारपेंट्री है, प्लम्बर है या और भी कोई काम है, उसके लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है जिससे कि वह मुख्य धारा में जुड़ सकें। इसके लिए उन्हें 3 साल का समय दिया जाता है। 3 साल में वो अपनी स्किल को सीख लें और इसके लिए प्रति माह 6,000 रुपये भत्ता भी उनको दिया जाता है स्किल डेवलपमेंट के लिए। 1/4/2013 से जो सरेंडर कम रिहेबिलिटेशन पॉलिसी है उसमें अभी तक 96 नक्सलियों के द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है। 2023 की अगर हम बात करें तो इस साल 4 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इस प्रकार 2013 से अभी तक 1 सेंचुरी पूरी हो गई है, यानी 100 लोगों के द्वारा आत्मसमर्पण अभी तक किया जा चुका है। कल जो बैठक हुई उस बैठक में राज्य स्तरीय समर्पण सह पुनर्वासन समिति की बैठक हुई। उसमें 4 वामपंथी उग्रवादियों को लाभ देने के लिए चयनित किया गया। ये बैठक जैसा पिछले प्रेस नोट को रिसर्कुलेट भी कर देंगे। ये लगातार हमारा प्रभाव क्षेत्र नक्सलियों का कम हो रहा है। नक्सलियों से प्रभावित जिले पहले 16 थे, वो घट कर के 10 हो गए हैं। नक्सलियों के प्रभाव क्षेत्र में कमी जिलों में भी हो रही है और उनकी इंटेंसिटी में भी हो रही है। दूसरी चीज़ ये हो रही है कि जिस जिले जो प्रभावित थे उसमें भी उनका एरिया कम हो रहा है। कुछ गिने चुने पहाड़ी इलाके जो सीमावर्ती हैं झारखंड के, उस इलाकों में नक्सलियों का आंशिक प्रभाव हो रहा है। पुलिस अब उनके प्रभाव क्षेत्रों में बेरोक टोक जा रही है। इसी कारण से पिछले लगभग 1 साल में लैंडमाइंस की बरामदगी बहुत ज़्यादा हुई, नक्सलियों की गिरफ्तारी बहुत ज़्यादा हुई है, नक्सलियों ने उस प्रेशर में आत्मसमर्पण भी बहुत ज़्यादा किया। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि नक्सली विचारधारा से अब लोगों का जुड़ाव भी कम हो रहा है, क्योंकि हम आप देख रहे हैं किस तरीके से एक नक्सली को हम लोग 6 लाख 7 लाख रुपए सहायता भी प्रदान कर रहे हैं और उनको स्किल भी डेवलप कर रहे हैं और 3 साल के लिए उनको ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग भी दे रहे हैं जिससे कि वो अपना जीवन यापन कर सकें। तो इस प्रकार से चौतरफा जो पुलिस की कार्रवाई है नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में, हमने पुलिस के कैंप भी बनाए और पुलिस जो अभी
नक्सली क्षेत्रों से बाहर थी वो अंदर जा कर के ऑपरेशन भी कर रही है, कैंप भी बना रही है। कुल मिला के इसका प्रभाव क्षेत्र कम हुआ है। आगे आने वाले दिनों में इसमें और प्रभाव क्षेत्र में कमी लाने के लिए एक ब्रॉडर, एक बृहद और एक सुसंगठित रणनीति बनाई जा रही है। उसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं। कौन कौन से ज़िले इसमें बच गए हैं, जिसमें मेरे विचार से गया है, जमुई है, औरंगाबाद, इस तरह के ज़िले हैं। उत्तर बिहार के क्षेत्रों से नक्सल प्रभाव ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। कुछ इलाके हैं, पिछली बार आपने देखा किस तरीके से हमने अभियान चला के गंडक क्षेत्र से फरारी अपराध कर्मी को गिरफ्तार किया था। उसके कुछ साल पहले हम लोगों ने बगहा और बेतिया में अभियान चला के वहाँ से नक्सलियों को गिरफ्तार किया। तो पूरे बिहार में, जहाँ पहले उत्तर बिहार में भी नक्सलियों का प्रभाव क्षेत्र था, वो अब ख़त्म हो रहा है। और दक्षिण बिहार और झारखंड की सीमा पर कुछ ज़िले और कुछ ज़िलों के कुछ क्षेत्र बचे, उस पर हम लोग रणनीति बना रहे हैं। जैसे अभी भारत नेपाल सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और इस सीमा पर लगातार चौकसी बिहार पुलिस के द्वारा बरती जा रही है। इस चौकसी के क्रम में सीमा से पार आने वाले और जो हमारे विदेशी नागरिक आते हैं और जो किसी भी तरह के उल्लंघन करते हैं, उसके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करते हैं। मई माह तक, यानी 2023 के जनवरी से लेकर मई माह तक 11 राष्ट्रों के 35 विदेशी नागरिकों की गिरफ्तारी बिहार राज्य में की गई। ये विदेशी नागरिक नेपाल, सूडान, म्यांमार, रूस, चेक रिपब्लिक, तिब्बत, चीन का जो भाग है, पूर्वी अफ्रीका, उज्बेकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के थे। इन सभी विदेशी नागरिकों को विभिन्न अपराधों में हमने गिरफ्तार किया, कांड दर्ज किया और अभी ये सभी कांड अनुसंधान अंतर्गत हैं और ये सभी विदेशी नागरिक भारत सरकार या राज्य के जो न्यायालय हैं उसमें न्यायिक हिरासत में। किस तरह के अपराधों में इनको गिरफ्तार किया गया वो ब्यौरा मैं आपको दे देता हूँ। अवैध रूप से बिहार या देश में एंट्री करने के आरोप में 20 विदेशी नागरिकों को, सोना की तस्करी के लिए 6 विदेशी नागरिकों को, मद्य निषेध के आरोप में 4 विदेशी नागरिकों को, गांजा एवं अन्य NDPS के आरोप में 1, अवैध मुद्रा करेंसी लेकर के आ रहे थे उसमें 1, अवैध आग्नेयास्त्र के साथ में पकड़े गए 1, चोरी गई कोई संपत्ति ला रहे थे धारा 414 भादवी के तहत 2। कुल, जैसा आपको पहले बताया, 11 राष्ट्रों के 35 नागरिकों को, विदेशी नागरिकों को बिहार पुलिस के द्वारा डिटेन किया गया, तलाशी ली गई, चीज़ों को जब्त किया गया और कांड दर्ज करके उनके विरुद्ध न्यायिक प्रक्रिया के तहत हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं।